डियर स्टूडेंट्स, आज हम नागरिकता के बारे में राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को प्रथम वर्ष के आधार पर, प्रथम वर्ष में आपको कितनी जानकारी होनी चाहिए इस विषय की, उसके आधार पर ये विषय स्पष्ट करेंगे। आप सभी ने इन दोनों नागरिकता से संबंधित विभिन्न चर्चाएं सुनी होंगी, टीवी पे काफ़ी डिबेट्स देखी होंगी, न्यूज़पेपर्स में भी आपने नागरिकता से संबंधित विभिन्न आर्टिकल्स पढ़े होंगे। और एक कन्फ्यूजन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के दिमाग में आया कि नागरिकता होती क्या है, या नागरिकता को लेकर इतनी चर्चा, इतना विवाद क्यों है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप या सिटीजन्स की बात क्यों हो रही है। तो आज हम मूल अवधारणा है कि नागरिक कौन होता है या नागरिकता किसे मिलती है। वस्तुतः नागरिक उसको माना जाता है कोई भी व्यक्ति जो एक निश्चित क्षेत्रीय सीमा में राज्य की, किसी भी राज्य की एक निश्चित क्षेत्रीय सीमा में अपने राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों को प्रयोग करता है, तो उसको नागरिक माना जाता है। कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी राज्य की, किसी एक राज्य की, अधिक राज्यों की नहीं, किसी भी एक राज्य की क्षेत्रीय सीमाओं में राजनीतिक सामाजिक अधिकारों का प्रयोग करता है, तो उसको नागरिक माना जाता है। ये कैसे निर्धारित होता है कि कौन नागरिक होगा और कौन नागरिक नहीं होगा? तो मूलतः पहला आधार जो लगभग विश्व में सभी देशों में, सभी राज्यों में माना जाता है, वो है नेचुरल बेसिस ऑफ सिटीजनशिप। आपका जन्म कहाँ पर, किस धरती पर, किस क्षेत्र में हुआ है, उसके आधार पर आपको, आपके रक्त संबंधों के आधार पर, आपके जन्म के आधार पर, आपके उस स्थान पर उत्पत्ति के आधार पर आपका ये बर्थ राइट मान लिया जाता है कि आप उस राज्य के नागरिक हैं। लेकिन दूसरा होता है नागरिकता अक्वायर करना, या नागरिक बनते कैसे हैं। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी अन्य राज्य, जहाँ वो उत्पन्न हुआ है उसके अतिरिक्त भी किसी अन्य राज्य की नागरिकता चाहता है, तो वो वहाँ की जो एक निश्चित प्रतिमान होते हैं, मापदंड होते हैं नागरिकता के, कुछ भी हो सकते हैं। निवास की अवधि हो सकती है, गुड कंडक्ट हो सकता है, कुछ प्रॉपर्टी की कंडीशंस हो सकती हैं, क्वालिफिकेशन हो सकती हैं, फैमिली के कुछ नॉर्म्स हो सकते हैं, बैकग्राउंड क्लैरिटी हो सकती है, मतलब कुछ भी ऐसा हो सकता है। प्रत्येक देश में ये अलग अलग हो सकते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश में नागरिक बनना चाहता है, तो वो उस देश की यदि कुछ जो भी निश्चित प्रतिमान है उनको पूरा करता है, तो उस देश की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अच्छा नागरिक किसको माना जाता है? जो सामाजिक रूप से सबल होता है, भावनात्मक रूप से उस क्षेत्र, उस राज्य से जुड़ा हुआ होता है, जिसकी उदारवादी दृष्टिकोण होता है, विश्व नागरिकता के प्रति जिसमें सम्मान का भाव होता है, और जो बहुत ईमानदारी से और कमिटमेंट के साथ में अपने अधिकारों का प्रयोग करता है उस राज्य के संदर्भ में, उस राज्य के अंतर्गत। ऐतिहासिक दृष्टि से देखते हैं तो हमें प्राचीन ग्रीक नगर राज्यों में नागरिकता की अवधारणा देखने को मिलती है, लेकिन वहाँ पर नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अलग है। उसके आधार पर नागरिक वो माने जाते थे। अरस्तु ने अपनी नागरिकता और दासता की अवधारणा दी है, और बहुत कम लोगों को नागरिकता का अधिकार दिया जाता था या नागरिक माने जाते थे। आधार क्या था कि जो भी व्यक्ति सक्रिय रूप से उस समय की जो राजनीतिक गतिविधियां होती थी, राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया होती थी, उसमें अगर सक्रिय रूप से भागीदारी करता था तो उसको नागरिक माना जाता था। लेकिन अगर कोई उसमें भागीदारी नहीं करता था तो उसको नागरिक नहीं माना जाता था। अरस्तु ने तो स्पष्ट लिखा है कि स्त्री चूँकि गृह कार्य में व्यस्त रहती है, वृद्ध चूँकि सक्रिय नहीं होते हैं, और बच्चे चूँकि वो अडल्ट नहीं होते हैं, वयस्क नहीं होते हैं, उनमें विवेचन और निर्णय करने की क्षमता नहीं होती है, शारीरिक रूप से विकसित नहीं होते हैं, इसलिए इन तीन को भी नागरिक नहीं माना जा सकता। या जो मजदूर होंगे, जो श्रमिक होंगे, जिनके पास समय का अभाव होता है, उनको भी नागरिक नहीं माना जा सकता। लेकिन एंशिएंट ग्रीक सिटी स्टेट्स की ये जो परंपरा है, इसको कुछ तरीके से या कुछ रूप में एंशिएंट रोम में भी माना जाता था, जिसमें जो पैट्रिशियंस होते थे, जो रिच क्लास होती थी, जो अधिकारों को एक्सरसाइज कर सकती थी, एंजॉय कर सकती थी, उस रिच, जो प्रॉस्पेरस होती थी, समृद्ध होती थी, उनको ही नागरिक माना जाता था, और वही नागरिकता के अधिकारों का प्रयोग कर सकते थे। लगभग कुछ यही मिडिवल एज में भी रहा। जो साधन संपन्न होते थे वो अपने नागरिकता के अधिकारों का
प्रयोग करते थे। लेकिन आधुनिक काल में नागरिकता की परिभाषा पूरी बदल गई है। अधिकतम देशों में, विश्व के अधिकतम देशों में नागरिकता का आधार आयु माना गया है। आयु के आधार पर वहाँ की नागरिकता प्राप्त करके वहाँ राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों का प्रयोग किया जा सकता है। मैं उदाहरण देती हूँ, इंडिया है, कनाडा है, श्रीलंका है, जापान है, बेल्जियम है, हॉलैंड है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, इंग्लैंड है, लंका है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, रशिया है, बेल्जियम है, पोलैंड है। तो मतलब ऐसे बहुत लंबी फहरिस्त है जिसमें मॉडर्न टाइम्स में सभी एक निश्चित आयु करने के पास में नागरिकता का अधिकार प्राप्त है। वस्तुतः तो नागरिक किसे माना जाए? नागरिकता के लिए तुलनात्मक दृष्टि से हम देखें तो क्या ऐसी चीज़ है जो इसेंशियल है? एक तो उस राज्य की सदस्यता होनी चाहिए, आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, आपके पास वहाँ की नागरिकता का प्रमाण होना चाहिए, आप वहाँ के नागरिक होने चाहिए किसी भी आधार पर हो, चाहे आपने एक्वायर की हो, चाहे आपके पास नेचुरल सिटीजनशिप हो। दूसरा, आप वहाँ की सोशल और पॉलिटिकल राइट्स को एंजॉय करते हों, आपको मिले हुए हों, आप उनका प्रयोग करते हों। और दूसरा, उस स्टेट के प्रति, उस राज्य के प्रति आपकी निष्ठा होनी चाहिए, क्योंकि वो राज्य आपको अपनी क्षेत्रीय सीमा का नागरिक मान रहा है तो वो राज्य भी आपका हुआ। तो इस आधार पर जो भी व्यक्ति सोशल और पॉलिटिकल राइट्स को अवेल करते हुए उस राज्य के प्रति निष्ठा रखता है और वहाँ की राष्ट्रीयता को एंजॉय करता है तो उसको वहाँ का नागरिक माना जाता है। लेकिन इसमें भी हम दो चीज़ें देखते हैं कि हमारे यहाँ विदेशी भी आते हैं घूमने के लिए, पर्यटक भी आते हैं, बहुत से ऐसे नागरिक आते हैं दूसरे देशों के जो यहाँ काफ़ी लंबे समय तक निवास करते हैं, तो क्या उन्हें नागरिक माना जाएगा? नहीं। इनको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहले तो होते हैं रेसिडेंट, दूसरे होते हैं निवासी जिसको कहते हैं प्रवासी, दूसरे एनआरआई जिनके हम बोलते हैं, दूसरे हैं टेम्परेरी जो कुछ समय के लिए आते हैं या जाते हैं, और तीसरे होते हैं एम्बेसडर्स या प्रतिनिधित्व करने वाले। तो जो निवासी होते हैं या जो प्रवासी होते हैं, प्रवासी वो होते हैं जो अपना देश की नागरिकता को छोड़कर दूसरे देश की नागरिकता को उस देश की शर्तों के आधार पर स्वीकार करते हैं और वहाँ के राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करते हैं, उस देश के राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करते हैं। तो इसमें मूलतः क्या होता है कि जिस देश का वो नागरिकता ग्रहण करना चाहता है, जो उस देश की कानूनी सम्मति पर, कानूनी प्रक्रिया पर और उनकी उन न्यूनतम शर्तों पर निर्भर करता है, तभी वो वहाँ पर प्रवासी हो सकते हैं। दूसरे होते हैं टेम्परेरी, अस्थाई, जो किसी एक निश्चित उद्देश्य से जाते हैं। जैसे छात्र हैं, मान लीजिए विदेश में जाके शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो उसका निश्चित उद्देश्य होता है, तो वो भी उस निश्चित उद्देश्य के लिए भी अगर वहाँ पर निवास करता है तो उसको वहाँ की कुछ कंडीशंस, जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, औपचारिकताएँ होती हैं, वो पूरी करनी होती है। उस उद्देश्य को पूरा करने के पश्चात वो अपने मूल देश में आ जाता है। इसमें व्यापारी भी हो सकते हैं, ट्रेडर्स भी हो सकते हैं, किसी और विशेष उद्देश्य से सर्व करने के लिए जाने वाले व्यक्ति भी हो सकते हैं, जो दूसरे देशों में किसी निश्चित उद्देश्य से जाते हैं और निश्चित उद्देश्य पूरा करने के बाद में वापस आ जाते हैं। तीसरा है एम्बेसडर्स। ये वो होते हैं जो अपने देश के, जहाँ के वो नागरिक होते हैं, उस देश के किसी आधिकारिक पद पर प्रतिनिधि के रूप में, उस राज्य, उस सरकार का प्रतिनिधित्व के रूप में दूसरे देश में नियुक्त किए जाते हैं। और वो मूलतः अपने देश के ही नागरिक होते हैं, लेकिन वो दूसरे देश में भी वहाँ की सारी अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन किस रूप में? सिर्फ अपने राज्य के प्रतिनिधि के रूप में वो सारे अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस अर्थ में देखा जाए तो हम भारत का एग्जाम्पल लेते हैं। पहले हमारे यहाँ 21 ईयर्स का जो व्यक्ति होता था उसको मतदान देने का अधिकार होता था और नागरिकता की आयु एक वयस्क नागरिक के आधार पर 21 वर्ष मानी जाती थी। लेकिन बाद में संवैधानिक संशोधन के बाद में इसको 18 साल माना गया और आज 18 साल का कोई भी वयस्क व्यक्ति वोट देकर भी अपने राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। तो इसमें नागरिकता में कास्ट, क्लास, कलर, एजुकेशन, प्रॉपर्टी या क्षेत्र या जगह के स्थान पर किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो इस अर्थ में किसी भी देश की नागरिकता प्राप्त करने वाला किसी भी देश का नागरिक सामान्य आधार पर वही होता है जो सारी आवश्यकताओं को, सारी शर्तों को पूरा करता है। लेकिन उस देश, उस क्षेत्र के प्रति उसकी निष्ठा, उसकी देशभक्ति, उसके नियमों का पालन करना, तभी वह वहाँ पर निश्चिंत होकर अपने राजनीतिक, सामाजिक अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। क्योंकि अगर वो बाय बर्थ है तो स्वाभाविक निष्ठा है,
और अगर उसने एक्वायर की है तो उसकी वो कानूनी परिहार्य, कानून दृष्टि से अपरिहार्य